Hello students, we were discussing the chapter thermodynamics. In the previous video we have discussed the first law of thermodynamics, that is called energy conservation, law of energy conservation. So today we are going to start the application of first law of thermodynamics. Applications of first law of थर्मोडायनामिक्स। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कई तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वन इज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इसको हम अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। तो जो सबसे पहले, इफ आई टेक अ सिलेंडर, इट इज अ सिलेंडर, ठीक है, दिस इज द पिस्टन एंड द प्रेशर अप्लाइड बाय द सिलेंडर इज कॉल्ड पी एक्सटर्नल, PEXT, ठीक है, दिस इज P external. Now, if the piston is pushed downward, like this, ठीक है, पिस्टन पहले ऊपर था, अब हमने इसको दबा दिया, ठीक है। यहां पर जो था P एक्सटर्नल लग ही रहा है, तो इसका एक सिंपल चेंज जो हम शो कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे, देखना ध्यान से। सपोज यहां पर हमारा V इनिशियल था, ये वॉल्यूम इनिशियल था, और यहां पर अब हमारा वॉल्यूम फाइनल आ चुका है। दिस इज द लेंथ L थ्रू विच द पिस्टन हैज मूव्ड, ठीक है, थ्रू विच द पिस्टन हैज मूव्ड, एंड इट इज डन फॉर 1 mole of an ideal gas in jar, ठीक है, कंटेनर के अंदर 1 mole आइडियल गैस है, ठीक है। सपोज द पिस्टन मूव डाउनवर्ड, क्या स्टार्ट करेंगे लिखना, सपोज पिस्टन इज मूव्ड down by the length L, by the length L, and the area of cross section of piston is A. If the area of cross section and the area of क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन BA, ठीक है। ये वाला जो एरिया होगा पिस्टन की, अगर ये सिलेंडर है तो पिस्टन का जो पिस्टन होगा वो भी हमारा सर्कुलर होगा, ठीक है। तो एरिया उसका A मान लिया, देन फोर्स अप्लाइड इक्वल्स टू प्रेशर जो कि P एक्सटर्नल था मल्टीप्लाई लेंथ, प्रेशर मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है, प्रेशर मल्टीप्लाई लेंथ। नाउ द वर्क डन विल बी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव L, फोर्स मल्टीप्लाई एरिया, LA होगा ना, फोर्स मल्टीप्लाई एरिया, फोर्स इज टू P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई एरिया होगा, ये एरिया है, ठीक है। नाउ फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, वर्क डन विल बी फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ। सो वर्क डन इज टू फोर्स कितना P एक्सटर्नल इंटू A मल्टीप्लाई लेंथ कितना है, लेंथ जो हमारा है
एल है, चलिए एल। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो एरिया था और यहां से इसको मैं मल्टीप्लाई एल कर दूं, तो क्या ये हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा? क्या ये हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा? मीन्स डेल्टा वी जो होता है वो होगा हमारा एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, एंड दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एज वी नो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, मीन्स डेल्टा वी विल बी नेगेटिव। वैल्यू ऑफ डेल्टा वी विल बी नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो नाउ W is equals to P external into minus del V, और W is equals to minus P external delta V। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन आया। ठीक है, ये आपका जब था जब हमने बाहर से इसको प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, हमने इसको बाहर से प्रेशर अप्लाई किया। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से प्रेशर एकदम से ही ज्यादा करेंगे, हम थोड़ा प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो इफ P इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज, अगर P कांस्टेंट हुआ एवरी स्टेज पे तो कभी ना कभी जाके थोड़ी सी देर में ही रुक जाएगा। अगर हमको इसको ज्यादा कंप्रेस करना तो P बढ़ाया, क्योंकि अंदर का प्रेशर भी बढ़ेगा, तो अंदर के प्रेशर पे जितना, जैसे ही देखिए P एक्सटर्नल था, अंदर का प्रेशर बढ़ गया, अंदर का भी तो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा अंदर का तो वो बाहर इसको पुल करेगा। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर में फिर से ज्यादा किया तो फिर क्या होगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ये किया, फिर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, इसके बराबर होगा, फिर हमें एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। मींस P विल नॉट बी कांस्टेंट एट एवरी स्टेज। ठीक है, P विल नॉट बी कांस्टेंट एट एवरी स्टेज। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट। बस अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, इसको लिखते हैं इफ P is not constant at every stage, देन हमको हर एक स्टेज पे वर्क डन निकालना पड़ेगा, और जब वर्क डन हर एक स्टेज पे निकालेंगे देन वर्क डन विल बी द समेशन ऑफ P एक्सटर्नल इनटू डेल V, और डेल V ऑलरेडी नेगेटिव आना ही है, तो इसको नेगेटिव साइन पहले ही दे देते हैं। यहाँ पर इसको नेगेटिव साइन पहले ही दे देंगे, ये समेशन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर प्रेशर है, इस वॉल्यूम के लिए प्रेशर इतना था, फिर इतना रहा, फिर इतना रहा, फिर लगभग सेम रहा कांस्टेंट, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्रेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, कंप्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर वापस से मैं इसको ट्राई करूँ और ये सपोज मेरा V इनिशियल था और ये मेरा V फाइनल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये V है, V फाइनल, और ये V इनिशियल, और यहाँ P है, और मेरे को W निकालना है। W जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ P इंटू V, यानी कि इस एरिया का मुझे क्या निकालना है, इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। चलिए करते हैं एरिया। आप इसको नोट करो, तब तक मैं इंक फिल कर लेता हूँ मार्कर के अंदर। फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट लो, देख लो, नोट कर लो। ठीक है, चलिए तो अगर मेरे को, मैं इसको रख लेता हूँ ये पार्ट। ठीक है, चलिए तो अगर W कैलकुलेट करना है एरिया, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर लिमिट लगेगी V इनिशियल माइनस V फाइनल और P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V, P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, यानी कि जो स्लाइटली अगर ये इंक्रीज होता है, फॉर स्लाइटली इंक्रीज इट इज DV। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव ये साइन पहले ही आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्क डन आएगा
रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वर्क टर्म आ गया। चलिए पी एक्सटर्नल जो होता है, देख लो रिवर्सिबल में क्या होगा, अगर मैं पी अगर रिवर्स करना है, एक बार बताओ, अगर रिवर्स करना है इंटरनल ज्यादा होना चाहिए, यानी कि पी एक्सटर्नल एक बार तो पी इंटरनल से कम होगा और पी एक्सटर्नल एक बार जब उसको हम पुश करेंगे इंटरनल से ज्यादा होगा। तो पी एक्सटर्नल को हम डिफाइन कर सकते हैं पी इंटरनल प्लस माइनस चेंज इन प्रेशर, ये हमने कर लिया, ठीक है। वो इक्वेशन फर्स्ट आया था, इसको इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड लिख लेते हैं। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, यानी कि पी एक्सटर्नल का वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो W इक्वल्स टू माइनस इनिशियल फाइनल लिमिट पी एक्सटर्नल हो जाएगा पी इंटरनल, ठीक है, प्लस माइनस dt, और अगर इसको करना है तो ये आएगा dv। अगर इसको रिवर्स कराना है तो कम होगा इंटरनल से बाहर का प्रेशर, ठीक है, पी एक्सटर्नल जो है कम है इंटरनल से, इसको रिवर्स कराना है, ठीक है। प्लस भी लगा सकते हो, दोनों ही केस एक साथ ले लो, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, W इक्वल्स टू माइनस इनिशियल फाइनल पी इंटरनल इंटू dv प्लस माइनस dp इंटू dv। ये जो टर्म है ये स्लाइटली तो प्रेशर है और स्लाइटली वॉल्यूम हुआ, इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं और इसको छोड़ देंगे यहाँ पर v इनिशियल v फाइनल p इंटरनल इंटू dv, p इंटरनल इंटू dv। ये रिवर्सिबल के लिए था, ये रिवर्स प्रोसेस के लिए, वो फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए है, ठीक है। ये आया, अब रिवर्स प्रोसेस के लिए है, इसको और अप्लाई करते हैं, देखो जरा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, रिवर्स बाहर से हम अप्लाई कर ही देते हैं, रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिवर्स कब होगा, जब बाहर का प्रेशर कम होगा, वो इंटरनल आ गया, ठीक है। फॉर n मोल ऑफ गैस, क्योंकि ये तो अभी 1 मोल के लिए चल रहा था, फॉर n मोल ऑफ गैस हमको पता है P इक्वल्स टू nRT होता है और P हमारा होता है nRT अपॉन V। क्या होता है बेटा, nRT अपॉन V होता है। तो P का वैल्यू यही रख दे इसके अंदर, ये आ गया फोर्थ, ठीक है। सो ये फोर्थ आया, ये वाला, ठीक है। Put the value of P, put the value of P in equation कौन सी, फोर्थ में रख देते हैं। ये P का जो वैल्यू आया रखिए, W इनिशियल फाइनल लिमिट होती है, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां पर होगा, इंटीग्रेशन से हम एरिया निकालते हैं, हम एरिया ही निकालते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन को यूज किया। तो nRT और जो v है वो वेरिएबल है, तो dv अपॉन v, ठीक है। देखो भैया, अगर dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा log x, इसलिए dv अपॉन v का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा log v, और इस पे अगर v इनिशियल और फाइनल यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ आएगा log v और ब्रैकेट में इनिशियल और फाइनल, तो इसको क्या करोगे, log v फाइनल माइनस log v, हाँ फाइनल माइनस log इनिशियल, ये करना पड़ता है, और ये बन जाएगा आपका log f अपॉन log i vi, log vf अपॉन vi, ठीक है। ये समझ लेना, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो dv अपॉन v का होगा log v, और इसमें जब लिमिट लगेगी तो फाइनल लिमिट को रख करके फिर इनिशियल लिमिट को उनसे घटा देते हैं। इस v की फाइनल वैल्यू रखो, रख दी, log vf आ गया, फिर माइनस करा, log इनिशियल आ गया, v इनिशियल सॉरी, ठीक है, और log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे, W इक्वल्स टू माइनस के log, अच्छा इसको तो ठीक है, ये तो कांस्टेंट आ गया, माइनस इसको करो आप nRT, ठीक है, इसका आ गया log v, और log v के लिए इनिशियल और फाइनल अभी भी है, तो माइनस nRT log फाइनल क्या, वॉल्यूम फाइनल, माइनस log वॉल्यूम इनिशियल
तो क्या आएगा माइनस NRT log फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक है, ये W चल रहा है अभी चल रहा है, अभी और बनेगा। ठीक है, अब इसको नोट करें फटाफट, फिर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। चलिए, तो ये जो W आया है, W को हम लिख सकते हैं माइनस NRT। ठीक है, चाहिए तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये लोग नेचुरल लोग है, इसको लोग बेस 10 में बदलने के लिए माइनस 2.303 NRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, ये आपका वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस आया। ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस आया। ठीक है, ये यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। तो यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला टॉपिक खत्म हो गया, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ये फॉर्मूला हमारे याद होना चाहिए, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नेगेटिव आता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखना, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको मैं ऐसे ही लिखना नहीं दूंगा क्योंकि पहला पॉइंट था। ठीक है, फर्स्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन था। फॉर्मूला भी एज इट इज रहने देता हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एप्लीकेशन चल रहे हैं, चलिए 1 2 3 4 5। देखिए आप, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, सेकंड जो था, फर्स्ट नंबर चुके, सेकंड है बेटा फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन में एक बात याद रखना, यहां पर होगा कंसीडर इन वैक्यूम, कंसीडर इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर कंसीडर करोगे मींस दैट इज P एक्सटर्नल विल बी 0। वहां से तो कोई परेशानी नहीं लगेगा जब बाहर कोई एनवायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, जब बाहर कोई एनवायरमेंट नहीं है, फ्री एक्सपेंशन है, तो W जो था हमारा इनिशियल वही माइनस के P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई DV, ये डेल्टा भी बोल देते जिसको। जब P एक्सटर्नल ही 0 है तो ये टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर हमें कोई फोर्स नहीं देगा तो हम थकेंगे नहीं? थकेंगे ना। कोई पिस्टन है, फ्रीली मूव कर रहा है रिवर्स, और बाहर से कोई प्रेशर नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा। जितना गैस को एक्सपैंड होना हो जाएगा, कोई वर्क डन ही नहीं होगा। तो इस केस में होता है बेटा वर्क डन 0। और वर्क डन 0 होता है तो इसको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स पे अगर अप्लाई करें, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि हीट ट्रांसफर्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी, ये हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। और या फिर इसको बोल सकते हैं कि अगर आपका डेल्टा भी 0 हो, अगर यहीं पर अगर मैं कहूं इफ डेल भी 0, ठीक है, इफ डेल भी 0 देन वर्क डन फिर से 0 हो जाएगा। वर्क डन कितना 0, तो फिर से डेल्टा U इक्वल्स टू Q हो जाएगा। यानी कि ये यहां से क्या होगा, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट सप्लाइड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्री एक्सपेंशन का। फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, वहां पर रिवर्सिबल टुवर्ड अस या टुवर्ड द वर्कर या टुवर्ड द एनवायरनमेंट कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब एनवायरनमेंट ही नहीं है तो फोर्स कैसा। ठीक है, चलिए, तो ये वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आया, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। देखो एक बार बताओ, ये W इक्वल्स टू 0 फ्री एक्सपेंशन है, ये रिवर्सिबल सारा, वो भी रिवर्सिबल था, ये हाँ वो भी रिवर्सिबल था।
इसमें भी तो रिवर्सिबल ही है, वर्क डन जब एक्सपेंशन कर रहा है तो रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है। चलिए एक नेक्स्ट चीज है, थर्ड टॉपिक है इसका, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए देख लेते हैं। इसमें होता है एक आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन भी है और आइसोथर्मल भी है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन भी है और आइसोथर्मल भी है, जरा चेक करें। चलो कर लेते हैं। हमने कहा है थर्ड एप्लीकेशन है फ्री एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जरा दो बातें यहां पर है, फ्री एक्सपेंशन। चलिए एक चीज है फ्री एक्सपेंशन। अगर फ्री एक्सपेंशन है तो कंडीशन क्या हो सकती है? फ्री एक्सपेंशन में भैया पी एक्सटर्नल होगा 0, सो दैट जो पी एक्सटर्नल अगर 0 हुआ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। पी एक्सटर्नल अगर 0 होता है, पी एक्सटर्नल 0 है, देन वर्क डन इज ऑल्सो 0, ठीक है। दूसरी बात है आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल में जब वर्क डन नहीं हो रहा है, एक बार बताओ, जब वर्क डन नहीं हो रहा तो डेल्टा यू आइसोथर्मल में हीट ट्रांसफर डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 है तो वर्क डन हो नहीं रहा है। तो वर्क भैया जब हीट हम दे रहे थे यही तो था, हम कह रहे कि वर्क डन 0 है, हीट हमने दी नहीं, टेम्परेचर जब चेंज 0 है तो डेल्टा यू भी 0 होगा और क्यू भी 0 होगा, सारी चीजें 0 होगी, ठीक है, आइसोथर्मल के अंदर। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, पहले से ही फ्री एक्सपेंशन हमने उसने हमें बता दिया, जिसकी वजह से वर्क डन तो 0 आ गया और वर्क डन 0 आ गया और एक चीज और 0 है क्यू, तो डेल्टा यू भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एक चीज की, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है बेटा, एक होता है आपका एडियाबैटिक। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझो। आइसोथर्मल ये रहा और एडियाबैटिक ये रहा। एडियाबैटिक में वर्क डन होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि ये वाल्व क्या है, इंसुलेटेड है। बट यहां क्या होगा, यहां आइसोथर्मल में Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट W इक्वल्स टू 0, ठीक है। W इक्वल्स टू 0 और यहां पर W इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, Q 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल है, जितना एनर्जी ली उतना ही वर्क कर दिया, जितना टेम्परेचर इज कांस्टेंट रहेगा बस। इट इज जस्ट फॉर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्यू भी कांस्टेंट रहे। जितनी हीट ली उतनी कुछ किसी चीज में बदल गई। सपोज हमने क्यू हीट दिया और क्यू का क्यू हीट वर्क डन में बदल गया, तो अंदर का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहा, ठीक है, या बाहर निकल गई उतनी हीट जितना हमने दिया। अंदर का टेम्परेचर, अंदर का क्यू तो कांस्टेंट ही रहा, ठीक है ना। या इंटरनल एनर्जी में बदल गया, वर्क डन में इंटरनल एनर्जी में बदल गया, तो वर्क डन तो 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज हमको देखना है। चलिए अगर आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन हो तो क्या होगा, ये होगा भैया। चलिए अब बात करते हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो आइसोथर्मल तो है ही, अब वो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कैसे कैसे वर्क करें, चलो देखते हैं। हमने कहा यही इसी के बारे में बात चल रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको बोल सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होना है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ए टाइप है थर्ड में, ठीक है। डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस W होता है,
ठीक है। अब आइसोथर्मल है Q तो ठीक है, और इरिवर्सिबल है। जब रिवर्स नहीं होगा तो डेल्टा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W कितना आया था, Q कितना आया था, माइनस W, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W हो गया। थोड़ा सा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज के लिए Q इक्वल्स टू माइनस W, इरिवर्सिबल चेंज के लिए डेल्टा U इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू माइनस W, और जो कि हो जाएगा P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्योंकि यहां से माइनस आएगा ही पहले, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, B पार्ट हुआ। B आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हुआ। ठीक है, ये आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। Q इक्वल्स टू माइनस W आ ही रहा है, Q इक्वल्स टू माइनस W आना है, यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू 0 है, तो Q इक्वल्स टू माइनस W लगाओ। रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या था, माइनस था 2.303 RT NRT 2.303 NRT log V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा सर। ये ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल चेंज के लिए। कहाँ, फ्री एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल एक्सचेंज के लिए, रिवर्सिबल चेंज के लिए आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमको पता है Q इक्वल्स टू 0 होना है, तो W जितना भी होगा Q इक्वल्स टू 0, इसका C पार्ट कर लो। एडियाबैटिक के लिए हमको पता है Q ट्रांसफर 0 होता है, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल नहीं होती है, तो डेल्टा U जितना भी होगा वो सब W में लगेगा, और W क्या होगा, W एडियाबैटिक कहलाएगा। तो यानी कि W जितना भी होगा, वर्ग जितना भी होगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये थोड़े से फॉर्मूले हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक का जितना भी एप्लीकेशन था, 3 टाइप्स एप्लीकेशन था। फर्स्ट और सेकंड इजी था, समझ आ गया, फर्स्ट का फॉर्मूला भी समझ आ गया, लेकिन फ्री एक्सपेंशन में रिवर्स हो जाएगा, बस W जितना भी था सभी टर्म में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, you can take the screenshot of this, and after that I will explain you something new, कुछ नया एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, एप्लीकेशन हो गया ना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का। इसके बाद आप एक चीज समझ लो, अब आप समझो मेरे से एंट्रोपी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और उसके बाद लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो ये जितने भी फॉर्मूले ना बेटा, इनको ऐसे ही याद नहीं करना। तो पहले वाला का डेरिवेशन हमने कराया, फ्री एक्सपेंशन में सारे रिवर्स हो जाएंगे। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, जितना भी हीट दिया गया है वो वर्क डन में यूज हो जाएगा, और नेगेटिव वर्क डन होगा, यानी कि सिस्टम वर्क डन करेगा। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, सिस्टम ही वर्क करता है, हम तो करेंगे। अगर हमको वर्क करने लगे तो फिर फ्री एक्सपेंशन कहाँ हो जाएगा, वैक्यूम रहेगा ही, वैक्यूम से अलग चीज होगी। चलिए, बात करते हैं एंट्रोपी का। एंट्रोपी बेटा एक चेंज होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इट इज अ चेंज, इट इज अ चेंज। ये प्रोसेस है, एक डायरेक्ट एक पर्टिकुलर स्टेज की क्वांटिटी नहीं है, ये पूरे प्रोसेस का चेंज है। ठीक है, एक चेंज है, ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ चेंज, और ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, मैनर, इट इज अ measure of disorder in a system। सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर है उसका, ठीक है, क्या है उसका चेंज है। इसको ऐसे समझ लो, देखो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मजाक करते हैं। अरे बिंगो खेलना है सबके साथ, चलिए बिंगो खेलते हैं। मैंने लिखा 1 2 3, मैंने लिखा A B C, मैंने लिखा A A E, फर्स्ट थर्ड लेटर। ठीक है, अब मैं इसको एक चेंज कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने चेंज किया क्यूब को, और इसके अंदर
इनका जो पोजीशन था वो मैंने चेंज कर दिया, 1 2 3 A B C F A, ठीक है। अब डिसऑर्डर किस में जाता है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि जो आपका स्टेट फर्स्ट था और एक स्टेट सेकंड था, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेट सेकंड के अंदर डिसऑर्डर जाता है, स्टेट सेकंड के अंदर डिसऑर्डर जाता है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव यानी कि बढ़ रहा, और अगर आप ऐसे आ रहे हो यानी कि बॉर्डर में वापस आ रहे हो, डेल्टा एच विल बी काउंटेड एज नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा एच क्या हुआ, डेल्टा एच है डिसऑर्डर, ठीक है, इट इज अ चेंज, इट इज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर इन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर आ गया, दैट इज एंट्रोपी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी एज वी नो। चलिए फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी भी करेंगे, ठीक है। ये हमारे समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया कैसे बढ़ेगा। जब इसमें तो एंट्रोपी है ही नहीं, डिसऑर्डर इसमें ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे नहीं करोगे, जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ रिवर्स आए, पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, बाद में हीट, तो कम में से माइनस करोगे ज्यादा को नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, ठीक है। एक फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बेटा आता है टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एस। क्यों, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना एंट्रोपी बढ़ेगा। एज वी नो, इफ आइस इज मेल्टेड बिकम वाटर एंड व्हेन वाटर इज हीटेड इट विल बी इवेपोरेटेड एंड बिकम वेपर, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, H2O के। आइस में मूवमेंट नहीं था, सेटल डाउन थे, फिक्स थे, एनर्जी सबसे कम थी। टेम्परेचर बढ़ा है, वाटर में आए, लिक्विड फॉर्म में आए, मूवमेंट करने लगे, डिसऑर्डर बढ़ा, ऑर्डर में नहीं रहेंगे, अब वहां फिक्स के साथ बैठे थे, यहाँ डिसऑर्डर हुआ, और वेपर में तो और ज्यादा डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा दूर दूर, यही हमको समझना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है, या एंट्रोपी के बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये था एंट्रोपी के बारे में, ठीक है, एंट्रोपी। अब यहां पर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक में दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ में क्या होता है, इसको सुन लेना, थ्योरी अपने आप लिखना। इफ ए एंड सी, ठीक है, अगर सी सिस्टम है कोई, वो ए के साथ भी इक्विलिब्रियम में है थर्मोडायनेमिक, और बी के साथ भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, पहला पार्ट, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, ए और सी और बी, तो ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब आता है फर्स्ट लॉ। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पता ही है। फर्स्ट लॉ में क्या था, डेल्टा यू जो चेंज होता है वो हीट और वर्क डन के समइक्वल होता है। थर्ड आता है जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये कह रहा है और बात सही है, हम तो हमेशा एंट्रोपी बढ़ी बढ़ाई रहे हैं। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऐसे लिख लो, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है इसका वैल्यू। क्यों, क्योंकि गैसेस फॉर्म बढ़ रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ये था, इसीलिए एंट्रोपी समझाया भी था आपको। फोर्थ आते हैं, फोर्थ पे बात आती है। फोर्थ पे बात ये आती है कि ये कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर कोई सॉलिड है और वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन है और उसको -273 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाए, इज 0, उसका एंट्रोपी भी 0 हो जाएगा।
ये एक हाइपोथेटिकल है, ये मेजर नहीं है, क्योंकि एक इतना कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर एंट्रोपी 0 पर कोई भी सॉलिड को आप परफेक्ट क्रिस्टलाइन मान लो, यानी कि उसके पास एनर्जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, ठीक है ना। तो ये थे आपके 4, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हिट लाइक इफ यू like the video.